नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। स्वागत है आपका NN24 न्यूज़ में। और आज हम अपना विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कि आज बरसात का मौसम हमारे बीच आ चुका है और किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में बिजी हो चुके हैं। तो किसानी को उन्नत तरीके से करना, किसानी के तरीकों को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के डेट में किसानों के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को साझा करने के लिए श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज पांडे जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने पिछले अपने 10 से 12 साल के अनुभव को पिरोकर एक खूबसूरत सी कृषि कंपनी बनाई। और उनका मकसद यही था कि नीरज पांडे जी का मकसद ये था कि किसानों को उन्नत किस्म की दवाई और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज पांडे जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार ओम जी। मैं आपके माध्यम से हमारे चैनल के श्रोतागण और हमारे देश और प्रदेश के सभी किसान भाइयों का इस नेचर ग्रीन परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नीरज पांडे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी के बीच मैं ओम जी का स्वागत करना चाहूँगा कि इस जगह हमको बुलाकर ये उन्होंने ऐसा समझा कि आज सीज़न जो है ना तेज़ गति में चल रहा है, किसान अपने खेती बाड़ी में बिजी हो चुके हैं, अपनी धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो उनको कहीं ना कहीं से धान की फसल के बारे में एक उचित जानकारी सही समय पे मिल सके और वो उस जानकारी के माध्यम से अच्छा अपना योगदान फसल ले सके और अपना कंट्रीब्यूशन फसल को दे सके। एक्चुअली किसान मेहनत तो बहुत करते हैं हम जी जी, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करते हैं किसान, जी जान लगाते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक उनके साथ हो जाती है या कहीं ना कहीं से उनको सही तरीके से सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सही समय पे सही जानकारी उनको मिल जाए करना तो किसान अपनी मेहनत का 100% अचीव कर सकता है, उनको फायदा हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो इसी चीज़ की जानकारी देने के साथ सब विषयों पे आपसे चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है नीरज पांडे जी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बरसात का मौसम आ चुका है, किसान के लिए एक त्योहार से कम नहीं होता बरसात। जो अब छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख फसल धान है सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि धान की फसल अब किसान शुरुआत कर रहा है, अब उसका बीज किस प्रकार का वो चुने, अपने बीज को किस प्रकार से वो रोपित करे। किसान क्योंकि यहाँ दो तरीके से फसल लेते हैं, एक तो खेतों में डायरेक्ट उनकी बुआई कर दी जाती है, दूसरा एक खेत से दूसरे खेत उसको शिफ्ट किया जाता है। तो ज़मीन की तैयारी कैसे करें और किन प्रकार के बीजों का उपयोग करें, इसके बारे में आप कृपया करके हमें जानकारी दें। ओम जी, आपको बताना चाहूँ जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीज़न स्टार्ट हो गया है, किसान हमारे ऑलरेडी लगभग बुवाई चल रही है, कहीं हो चुकी है, कहीं चल रही है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, 10-5 दिन आगे पीछे चलता रहता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 90% 95% बुवाई हो चुकी है और कुछ थोड़ा बहुत लेट एरियाज है, वहाँ भी काम चल रहा है। तो विद इन 1 वीक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि धान 2 तरीके से किसान प्रयोग करते हैं, मतलब उनका उगाई करने के लिए ना 2 तरीके से डालते हैं। बिल्कुल सही बात है अभी कि धान एक ऐसी फसल है, भारत की 70%, 60%, 70% जनता मुख्य भोजन के रूप में उसको देती है। बिल्कुल। चावल धान से पैदा होता है। चावल क्या है? चावल एक मुख्य भोजन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान। तो धान मतलब आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टेट भारत में है, सबसे ज़्यादा स्टेटों में धान की खेती होती है और मेजर भोजन के रूप में धान का ही प्रयोग, चावल का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि धान की लोग तैयारी कर रहे हैं, धान 2 तरीके से बुआई होता है। बिल्कुल सही बात है। धान एक डायरेक्ट सोइंग बोलते हैं, इसको हम अपनी भाषा में बोलना चाहेंगे तो डायरेक्ट सोइंग बोलते हैं। धान के बीज को लेकर डायरेक्ट सोइंग कर दो और खेतों में उसको रोप दिया, डायरेक्ट खेतों में सोइंग कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है, नर्सरी बना के पहले थरा बनाते हैं, जो अपनी भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको थरा बोलते हैं। थरा में जो है ना सीड को सोइंग करते हैं, उसके बाद थरा से उखाड़ने के बाद जब 15-20 दिन की नर्सरी हो जाती है। किसानों के साथ बहुत धोखा होता है सर बीज को लेकर, उससे कैसे बचे किसान? बिल्कुल सही बात है। आजकल क्या है कि बीज किसानों को बड़े सोच समझ के और चुन के लेना चाहिए, क्योंकि बीज ही एक ऐसी चीज होती है कि बीज जैसा बोगे वैसा ही आप पाओगे, है ना। तो बीज में किसानों को ध्यान रखना ही चाहिए कि
हमारे को बीज उस तरीके का चुनना चाहिए जिसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो, जर्मिनेशन अच्छा हो, बीमारियों से रेसिस्टेंट बीज हो, बीमारियां कम लगती हों, इंसेक्ट का अटैक कम आता हो। इस तरीके के बीज आजकल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और भारतीय कंपनियां बहुत अच्छे बीज का उत्पादन कर रहे हैं, बीज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक दिन पे दिन जो है ना बेस्ट क्वालिटी के रेसिस्टेंट बीज, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, सीड डिजीज रेसिस्टेंट बीज, प्रोडक्शन हैवी यील्ड बढ़ाने वाले बीज मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं किसान भाई को यही बताना चाहूँगा कि बीज हमेशा सोच समझ के और अच्छी कंपनियों के बीज लें ताकि उनकी मेहनत बर्बाद न जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई बीज लेके जाता है और बीज सोइंग कर दिया उन्होंने, उनमें जर्मिनेशन नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, जर्मिनेशन नहीं आता है तो किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता है, समय खराब हो गया, समय भी खराब हो गया, दोबारा तैयारी करेंगे लेट भी हो जाते हैं और उनका नुकसान भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि सीड हमेशा जो बीज है धान का बड़ी सोच समझ के और जो सीड का व्यापार करते हैं जो लोग, उनसे डिस्कशन करके अच्छी तरह से बीज को परचेज करें ताकि उनका जर्मिनेशन अच्छा है और पौधे बढ़िया स्वस्थ और अच्छा निकले। तो ये जो ना बीज के बारे में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी यही जानना चाहिए। जमीन की कुछ तैयारी के लिए कुछ विशेष होता है क्या सर कि उसका उर्वरक को मेंटेन रखना, जब थरहा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट ऐसे रहते होंगे आपकी संस्था में जिसको किसान भाई यूज़ कर सकते हैं? अब जी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बीज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये काम होता है कि मिट्टी अपनी खेती कैसी है। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि सीड तो मिट्टी में ही पैदा होता है जी। तो हम जी जो आपने अभी मिट्टी को सुधार करने के लिए या मिट्टी में क्या प्रयोग करना चाहिए ताकि फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ सके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी अगर कमज़ोर है तो हमारी फसल डेफिनेटली कमज़ोर होगी जी। तो मिट्टी में जो आपने बताया उर्वरक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जैसे बात करते हैं अपना मानव जीवन ही है, मनुष्य का शरीर है, इसमें तरह तरह के भोजन हम लोग खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, है ना, गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं और दालों भी सबका एक संपूर्ण भोजन जो होता है ना वो हम करते हैं। हर भोजन से कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे मिट्टी में भी कई प्रकार के उर्वरक प्रयोग करते हैं हम लोग जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये मिट्टी को सुधार करने के लिए हमारे पास कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयाँ हैं जो मिट्टी की दिशा को सुधारते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। मिट्टी को मजबूत करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक हम सॉइल किंग के नाम से एक प्रोडक्ट देते हैं जो 500 ग्राम प्रति एकड़ एक खेत में डालते हैं, खाद के साथ मिलाकर डाल देते हैं। सॉइल किंग हो गया हमारे पास में, सम्राट हो गया, सम्राट एक ग्रेनुअल है। मतलब मैं बात करना चाहूँगा कि ग्रेनुअल जो होते हैं ना, ग्रेनुअल का काम होता है मिट्टी में खाद के साथ मिला के या FIM गोबर की खाद से मिला के या रेत के साथ मिला के हम खेत में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। वो दवाई जब खेत में जाती है तो वो जो है ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। अच्छा। उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है जी जी। उसमें जो फर्टिलाइजर एक्सेस पड़ा रहता है उसको एक्टिवेट कर देती है, तो पौधों को, जड़ों को एक्सेस भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, पौधे की जड़ें जो है ना बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सॉइल किंग हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, सम्राट एक प्रोडक्ट है, एक हम नेचर राजा के नाम से एक प्रोडक्ट देते हैं और इसरो के नाम से एक प्रोडक्ट देते हैं। हमारे पास कई प्रकार के जान भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मल्टीनेशनल क्वालिटी की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम किसानों को आज मार्केट में दे रहे हैं और किसान वो दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है और रिपीट डिमांड देते हैं उन दवाइयों की। तो कहीं ना कहीं से हमारे पास एक पूरा बास्केट वाल है मृदा को सुधारने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। हमारे पास सॉइल किंग, धान गोल्ड, इसरो, नेचर जायन, नेचरोमाइसिन, इस प्रकार के कई सारे के एक कॉम्बो प्रोडक्ट है हमारे पास में जो हम किसानों भाई को यहाँ छत्तीसगढ़ में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। सर अब धान की रोपाई तो हो गई, अब धान प्रोग्रेस भी करेगा जी। तो क्या होता है प्रोग्रेस करते करते, अब छोटा बच्चा होता है तो उसको कभी कभी बीमारी हो जाती है, कभी कभी कीड़ा काट देता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले उस फसल पे किन किन कीड़ों का अटैक होता है, कैसे उस अटैक से हम बच सकते हैं, क्या ऐसी तैयारी करना पड़े किसान भाइयों को और किन दवाइयों का उपयोग करके वो बच सकता है शुरू से ही? बिल्कुल बिल्कुल ओम जी, बड़ी अच्छी आप जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि फसल तो तैयार हो जाती है, लोग तैयारी कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, खेती मजबूत कर लेते हैं और फसल की रोपाई भी कर लेते हैं। जैसे ही पौध लगाने के बाद एक आध महीने के बाद ही पौधे में उनके एनेमी, उनके शत्रु पैदा हो जाते हैं। शत्रु है वो, फसल के भी शत्रु होते हैं, जैसे इंसान के शत्रु होते हैं ना एनेमी होते हैं, फसल के भी शत्रु होते हैं। फसल के शत्रु की बात करते हैं तो उनमें इंसेक्ट का बहुत बड़ा अटैक आता है।
इंसेक्ट अटैक करते हैं, कीड़े मकोड़े जिनको बोल सकते हैं, बीमारियां भी अटैक करती हैं। तो अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं कि धान की फसल में कौन कौन से कीड़े अटैक करते हैं जो किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धान की फसल में सबसे पहले धान की पौधे की जड़ में जो है ना सबसे पहले अटैक कीड़े का आता है, वो होता है निमेटोड। तो धान की रूट में जो है ना जड़ों में गांठें बना देते हैं, जड़ें जमीन में नीचे भोजन बनाती हैं, उनमें जाके जड़ों में घुस जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं, तो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अच्छा। वो निमेटोड जिनको बोलते हैं, निमेटोड जो है धान की जड़ में घुस जाते हैं और वहाँ छल्ले बना के गांठ बना के बैठ जाते हैं। तो हमारे पौधों को जो नीचे से जड़ों से भोजन लेते हैं ना, वो रोक देते हैं। तो पौधों में भोजन जाना बंद हो जाता है, पौधे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं और पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको निमेटोड पर देखना चाहिए। जब पौध हमारी कमजोर हो रही है, बढ़वार नहीं, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ हम फील्ड में उसके पौध को उखाड़ के देखेंगे कहीं नेमेटोड का तो अटैक नहीं है। अगर नेमेटोड का अटैक आ रहा तो हमारे पास क्लोरोफ्यूरान जैसी दवाई आती है। 5 किलो प्रति एकड़ से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ तक हम 4-5 किलोमीटर तक 5 से लेकर 8 किलोग्राम तक एकड़ हम डाल सकते हैं उस दवाई को। वो दवाई निमेटोड जमीन में घुल के, पानी में घुल के जमीन में जाती है और वो दवाई निमेटोड को कंट्रोल करती है। तो निमेटोड के बाद दूसरा इंसेक्ट अटैक करता है, वो होता है तना छेदक, जिसको हम अपनी भाषा में स्टेम बोरर बोलते हैं। स्टेम बोरर यानी कि पौधा जब 1 महीने का होने लग जाता है तो पौधे की तने में जो है ना वो स्टेम बोरर का अटैक होने लग जाता है। छेद होने लगता है? क्या छेद नहीं होता है एक्चुअली, क्या वो अंदर ही कीड़ा हो जाता है। वो तना छेदक अटैक होता कब है? जैसे ही हमारी फसल 1 महीने 30-35 दिन की होती है, वैसे ही फील्ड में किसानों को पहचानने की बात बता रहा हूँ कि किसान कैसे पहचाने कि हमारे खेत में तना छेदक का अटैक आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसान हमारे कैसे जानेंगे कि खेत में तना छेदक का अटैक आने वाला। होता क्या है कि सफेद सफेद छोटी छोटी तितलियां, ब्राउन कलर की तितलियां घूमने लगती हैं खेत में, ऊपर उड़ने लगती हैं। अच्छा। अगर वो घूमने शुरू हो जाए तो समझ लो हमारे खेत में आज से 1 सप्ताह में अंदर तना छेदक का अटैक आ जाएगा। वो तितलियां जो घूमती हैं वो अपने अयक देती हैं, लार्वा छोड़ती हैं। वो लार्वा जो है ना पत्ते पे गिरते हैं, बैठते हैं, वो लार्वा धीरे धीरे सूंडी बन जाते हैं और वो तने के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, वो प्रक्रिया है जिसको आप बता रहे हैं। वो प्रक्रिया है तना छेदक की। तना छेदक वैसे बनता है, तो तना छेदक अंदर घुस जाएगा पेड़ में और तना के नीचे को यहाँ से कुतर देता है, काट देता है। तो ऊपर वाली पूरी पत्ती जो है ना तना स्टेम उसका सूख जाता है। तो किसान उस चीज को देख सकते हैं कि ये पत्ता सूख रहा है, तो देखेंगे तो नीचे से वो कुतरा हुआ है, यानी कि वो तना छेदक ने काट दिया है। तो तना छेदक का अटैक आता है। तना छेदक के अटैक के बाद एक वैसा ही वही इंसेक्ट है, लीफ फोल्डर बोलते हैं उसको, पत्ता लपेटक बोलते हैं हिंदी की भाषा में उसको बोलेंगे, पत्ता लपेटक। तो आपने देखा होगा धान की फसलों के पत्ते ना मुड़ जाते हैं, ऐसे बांसुरी जैसे हो जाते हैं, ऐसे खड़े खड़े आपने देखे होंगे। तो पत्ता लपेटक सुंडी होती है जो ना छोटी सी बहुत इल्ली भी बोल सकते हैं उसको, स्टेम बोरर उसको बोलते हैं, तना स्टेम बोरर ही बोलते हैं। वो जो ना पत्ते में चिपक जाती है ऐसे और पत्ते का पूरा रस चूस लेती है। अच्छा। पत्ते का पूरा रस चूसती है तो क्या है, वो पत्ता पूरा सूखने लग जाता है। तो इस प्रकार का ये तना छेदक और पत्ता लपेटक की जो बात हुई है, ये धान के मेजर जो है ना इंसेक्ट है। और एक सबसे जो खतरनाक इंसेक्ट है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, ब्राउन प्लांट हॉपर। सफेद माहू, काला माहू, भूरा माहू जो होते हैं ना, माहू की बात, माहू छत्तीसगढ़ी माहू बोलते हैं उसको। छत्तीसगढ़िया में उसको माहू बोलते हैं। माहू का अटैक आता है और माहू का अटैक जब आता है जब फसल 60 दिन की, 65 दिन की, 70 दिन की हो जाती है, उसके बाद माहू का अटैक देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, फिर एकदम जो है ना जैसे ही उमस बढ़ती है ना, माहू का अटैक ज्यादा बढ़ता है। जैसी बरसात होती है, बरसात के बाद धूप निकलती है, उमस बढ़ती है ना, तो उमस में ये कीट पतंगों को बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अच्छा। तो वहाँ कीट ज्यादा अटैक मारते हैं, तो माहू का अटैक वहाँ आता है। और माहू एक ऐसी इंसेक्ट है, ऐसी कीड़ा है, मच्छर है ये, कि जो है ना फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 60 से 70% तक माहू के खेत देखा हुआ नुकसान हुआ है। पूरा क्या आप देखते हो कि पैर बैठ जाता है पूरे खेत में। आप खेत को देखेंगे दूर से आपको समझ में आ जाएगा कि इस खेत में माहू का अटैक आ गया, दूर से पीला पीला धब्बा सा दिखाई पड़ता है खेत में। तो माहू एक बड़ा ही खतरनाक चीज है, मतलब इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि तना छेदक और पत्ता लपेटक के लिए अपने पास में बहुत अच्छे ब्रांड है, मल्टीनेशनल क्वालिटी के ब्रांड हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे हमारे पास नेचर स्टार है और नेचर सुपर है, नेचर स्टार है, एक चक्र के नाम का हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देता है। नेचर सुपर और क्या नाम, नेचर सुपर, नेचर स्टार और चक्र, ये प्रोडक्ट तना छेदक के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग उसको बहुत ही अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। एक हम प्रोडक्ट इसमें स्टेम बी के नाम से भी देते हैं,
100 ml प्रति एकड़ उसकी डोज है, उसके रिस्पॉन्स तना छेदक में इतने बेहतरीन है कि वो आपने डाल दिया तो 1 महीना 1.5 महीने तक जो है ना बड़े आराम से कट जाता है समय, तना छेदक में बाहर अटक नहीं आता। और माहू की बात करते हैं तो माहू के लिए हमारे पास में एक श्री ट्रेस करके एक प्रोडक्ट है, एक ब्रह्मास्त्र के नाम से प्रोडक्ट देते हैं, एक श्री ट्रेस के नाम से प्रोडक्ट देते हैं, एक लारा के नाम से प्रोडक्ट देते हैं, एक लश्कर के नाम से प्रोडक्ट देते हैं और एक क्रीपर के नाम से प्रोडक्ट देते हैं। कई विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट माहू के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम किसानों को दे रहे हैं। और किसान जो है ना नेचर ग्रीन के उत्पाद, नेचर ग्रीन की दवाइयाँ बाखूबी बड़े अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जहाँ पे उनका विश्वास बनेगा नीरज जी, वहाँ तो वो बिल्कुल डेफिनेटली। आज मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और हमारा खुद का एक्सपीरियंस 10-12 साल से मैंने फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। तो जो अनुभव मैंने सीखा है, जो हमको अनुभव मिला है, वो अनुभव हम कहीं ना कहीं फील्ड पे ला रहे हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिल रहा है। हमारे किसान भाई, हमारे डीलर, रिटेलर नेटवर्क और किसान 100% हमारे प्रोडक्ट को उपयोग कर रहे हैं और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में किसानों को दवाइयाँ दे रहे हैं। और किसान भी जो दवाई एक बार लेके जाता है वो दवाई दूसरों को भी बताता है कि नेचर ग्रीन की ये दवाई आप प्रयोग करो, इससे हमारी खेत में तना छेदक का कंट्रोल हुआ है और BPH का कंट्रोल इससे मिला हुआ है। तो बहुत अच्छा जानकारी दिया नीरज जी ने हमको कि कभी कभी छत्तीसगढ़ी निकल जाता है मुझसे, किसान भाइयों उसको समझ कीजिएगा। तो जानकारी मिली हमको अभी कीटाणुओं के बारे में, इंसेक्ट के बारे में कि 4 प्रकार के होते हैं जो अमूमन इलाज इनका संभव है और सिग्नेचर इनके पास उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे कि बीमारियां भी अलग अलग बहुत सारी होती हैं सर, बिल्कुल है ना। तो बीमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आप हमको। मैं बताना चाहूँगा आपको कि धान के खेत में या धान की फसल में बीमारियों भी बहुत अटैक होता है जी। बहुत दवाइयाँ प्रयोग करते हैं किसान भाई हमारे, पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है सर। बीमारियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ओम जी कि धान की फसल में 4-5 तरीके की बीमारियां आती हैं जी। सबसे पहले जो बीमारी अटैक करती है धान की फसल में वो होती है शीत ब्लाइट जी। और शीत ब्लाइट के लक्षण सिम्टम्स जो है ना फसल में आप देखेंगे कि 15 दिन से लेके 30 दिन का खेत हुआ है, 30 दिन में भी शीत ब्लाइट कहीं कहीं अटैक मार देती है, जिसको यहाँ लोकल भाषा में चरपा झुलसा भी बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में झुलसा चरपा बोलते हैं किसान भाई हमारे। तो वो शीत ब्लाइट सबसे खतरनाक बीमारी है, फसल को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। शीत ब्लाइट हो गया और शीत ब्लाइट के जो चकत्ते हैं जो हम किसान भाई को बताना चाहूँगा कैसे पहचानेंगे कि शीत ब्लाइट है। शीत ब्लाइट क्या होता है, जैसे एक महीना 30-35 दिन का पौधा होता है, उनके धब्बे, सड़न गलन के धब्बे के निशान यहाँ स्टेम में जहाँ से पानी से निकलता है पौधा ना, वहाँ से पूरे स्टेम पे देखने को आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो भूरे भूरे करके लंबे लंबे गोल गोल चकत्ते जो ना सड़न गलन के धब्बे दिखाई पड़ जाएंगे जहाँ से पौधा पानी से निकलता है, वहीं पे वहाँ आप देखेंगे शीत ब्लाइट का अटैक वहाँ होता है। शीत ब्लाइट के बाद फिर इसमें ब्लास्ट का अटैक आता है। हाँ, ब्लास्ट भी एक सीवियर बीमारी है जो है ना। ब्लास्ट के जो है ना सिम्टम्स है ना, पत्ते में ब्राउन करके भूरे भूरे चकत्ते से लंबे लंबे पत्तों में दिखते हैं ऊपर, स्टेम में, पत्ते में, बालियों में भी उसके धब्बे दिखाई पड़ते हैं और भूरे भूरे कलर के, ब्राउन कलर के धब्बे उसको दिखाई पड़ते हैं। और ये जो है ना बीमारी 40-45 दिन के आसपास आना शुरू हो जाती है, जब 1.5 महीने का फसल हो गया। हाँ, लगभग धान जो है ना 40 दिन का हो जाता है, उसके बाद ब्लास्ट के भी अटैक दिखाई पड़ जाते हैं। उसको बोलते हैं लीफ ब्लास्ट। कई प्रकार के होते हैं, लीफ ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट, और मतलब है वो ब्लास्ट ही, बीमारी ब्लास्ट ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट पे आता है। अच्छा। स्टेम पे भी आता है तो उसको स्टेम ब्लास्ट बोलते हैं, पत्ती पे आता है तो लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, और उसके जो ना जब बाली निकलती है गर्दन बोलते हैं नेक ब्लास्ट, वो उसमें भी आ जाता है। ईयर ब्लास्ट पे बाली में भी अटैक आ जाता है, मतलब पूरा पौधे पे अटैक करता है। तो ये शीत ब्लाइट और ब्लास्ट ये सीवियर बीमारियां हैं। और उसके साथ साथ बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है। बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट के धान के पत्ते में ऊपर से शुरू होता है, पत्ती की नोक से, और किनारे से सूखता वी के आकार में सूखता हुआ चला जाता है, पत्ता ऐसे नीचे लाइन बनाता है। तो हमारे किसान भाई उसको पहचान लेते हैं कि ये जो है ना बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये जो है ना फंगल बीमारी नहीं है। अच्छा। बैक्टीरियल बीमारी भी आती है, फंगल बीमारी भी आती है। अच्छा। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करी मैंने कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट भी आ गई। अभी शीत ब्लाइट की बात करी, ब्लास्ट की बात करी, बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करी। एक सबसे ज़्यादा आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि एक स्मट आने लग गया, फॉल्स स्मट। धान में बालियों में जो ना फॉल्स स्मट का अटैक बहुत आता है। फॉल्स स्मट का मतलब वो दाने को काला काला पाउडर सा बना देता है। काला पाउडर, पूरी बाली जो है ना लड्डू से उसमें चिपक जाते हैं काले काले, वो पूरा पाउडर बन जाता है दाना, और फिर पीला पीला पाउडर बन जाता है। काले जैसे बनते हैं ना, उसके अंदर ऊपर से काला दिखेगा, भीतर से पीला पाउडर निकलता है। उसकी जो बाली होती है वो बाली में जो है ना पूरा स्मट बन जाता है, मतलब रस्ट हो जाता है। उसको
रस्ट बीमारी होती है, जंक लगा टाइप दिखने लगेगा। जंग लगा, हाँ ये मान सकते हैं आप कि बाली जो है ना, बाली के जो दाने हैं ना पूरे बड़े बड़े काले काले धब्बे से हो जाते हैं, पूरा काले बाली फूल जाता है, और उसको ऐसे मिसलेंगे तो उसमें सफेद सफेद पीला पीला पाउडर गिरेगा, फाल सिस्मट बोलते हैं उसको। आजकल छत्तीसगढ़ में वो भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। तो ये बीमारियां, मतलब इस प्रकार की ये 4-5 बीमारियां सीवियर अटैक करती हैं धान की फसल में, और ये बीमारियों से अगर किसान सही समय पे ध्यान न दे तो इतना नुकसान होता है कि किसान की मेहनत पूरी बर्बाद चली जाती है। तो इसका इलाज सर हमारे नेचर परिवार में क्या है सर? इसके इलाज के लिए हम श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी बहुत सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रांड, बहुत अच्छी क्वालिटी की मल्टीनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लेके आए हुए हैं बाजार में, और हम पिछले 3 साल से यहाँ मार्केट में दे रहे हैं। हमारे किसान भाई उनको प्रयोग कर रहे हैं। इस साल हमने कई ऐसे कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं जो कि धान की फसल के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। अभी हमने शीत ब्लाइट के लिए एक हेक्साकोनाज़ोल 75% में निकाला हुआ है, जो है ना नेचर अल्ट्रा के नाम से देते हैं उसको, नेचर अल्ट्रा के नाम से हम देते हैं। 75% हेक्साकोनाज़ोल है। इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है उसका कि वो शीत ब्लाइट में रामबाण हथियार साबित होता है। और ब्लास्ट आता है। अब ब्लास्ट की बात करते हैं तो ब्लास्ट के लिए हमने एजोटी के नाम से दवाई दी हुई है, हाँ, जिसका नाम एजोटी है। एजोटी में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है। तो ये दवाई धान की ब्लास्ट, शीत ब्लाइट बीमारी के लिए, सबके लिए, ब्राउन स्पॉट, लीफ स्पॉट, किसी भी प्रकार का फंगल बीमारी है उसमें काम करेगी। एक एजोटी और दूसरी मैंने बताई एजोडी। एजोडी में क्या है, एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल कॉम्बिनेशन है। तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां ही बेचती हैं, वैसे प्रोडक्ट हम लेके आए हुए हैं मार्केट में। तो उनको हम प्रयोग करेंगे, किसानों तक पहुंचा रहे हैं और किसान उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बीमारियां उनकी जड़ से खत्म हो जा रही हैं। जी बहुत। जैसे मैंने नेचर अल्ट्रा की बात करी, एजोडी की बात करी, एजोटू की बात करी, ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन हैं। और अभी जो फाल सिस्मट की बात कर रहा था मैं कि धान में फाल सिस्मट आता है, पीला पीला पाउडर बन जाता है, उसके लिए हमारे पास टोना के नाम से दवाई आती है। टेबुकोनाजोल है उसमें, वो टोना प्लस के नाम से दवाई आती है। वो दवाई, उसमें अगर वो सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, आप उस दवाई का प्रयोग कर लो, वो बीमारी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा। हम किसानों को एक बात और बताना चाहेंगे कि किसानों को सही समय पर सही जानकारी और सही दवाई अगर मिल जाए ना, तो उनका जो है ना सारा मेहनत रंग ला जाता है। मतलब बताऊँ आपको कि जो है ना, अगर सही समय पे सही जानकारी और सही दवाई नहीं मिली तो फसल भी नष्ट हो जाती है पूरी। तो हम किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि वो प्रोग्रेसिव फार्मर बने और वो इंटेलिजेंट बने, वो पहले से उस चीज़ से अवेयर रहें, अपने खेतों में विजिट करते रहें, समय समय से देखते रहें कि मौसम बदलता है तो निश्चित चेंजेज आते हैं, कीड़े मकोड़े का भी अटैक आता है। इसी में एक मेरा प्रश्न था कि मौसम के बदलाव में क्या कुछ अलग से बीमारी या किसी कीड़ों का अटैक होता है क्या? बिल्कुल होता है। जितना आपने बताया तो वो तो मतलब हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। हाँ। कौन सी बीमारी पहुंची कि कौन सा कीड़ा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हाँ। लेकिन मौसम के प्रभाव से बिल्कुल ये होगा ही होगा, ऐसा कोई चीज है? हाँ, बिल्कुल है। क्या है बताइए। जैसे मौसम बदलता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब मौसम चेंज होता है, बरसात होती है, बरसात होने के बाद फिर धूप निकलती है। बरसात हुई, धूप निकली, बरसात हुई, धूप निकली, तो इससे क्या होता है कि मौसम में आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जब मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वहाँ पर इंसेक्ट का अटैक होता ही होता है। वहाँ जिनके इंसेक्ट जो होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। वो जहाँ लार्वा 5 दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में 20 देता है। तो इंसेक्ट का अटैक बहुत बढ़ता है। इंसेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं ह्यूमिडिटी में, आर्द्रता में, जो चिपचिपाहट गर्मी होती है ना, उस समय इंसेक्ट भी अटैक मारते हैं और बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीमारियां शीत ब्लाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है वो। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है तो शीत ब्लाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन है, शीत ब्लाइट अटैक करेगा ही करेगा। तो शीत ब्लाइट वहाँ अटैक करेगा, वहाँ बीमारियां भी बढ़ेंगी, कीड़े मकोड़े का भी इंसेक्ट अटैक बढ़ेगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँ, अभी इंसेक्ट की माहू की बात करी, तना छेदक की बात करी और स्टेम फोरर की बात करी। एक इम्पॉर्टेंट माहू अभी छत्तीसगढ़ में, मतलब एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 साल से 3 साल से माइट का अटैक बहुत आ रहा है। माइट क्या होती है, मकड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में। हरी, लाल, पीली ऐसे करके मकड़ी होती है, बहुत ही छोटी होती है, हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। पत्ते के पीछे रहती है वो, पीछे चिपकी रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट पीले पीले कलर की माइट होती है। फसल को पूरा पीला कर देती है, पत्तों को, और चूस लेती है, सकिंग कर लेती है उसको। तो माइट से वो क्या है कि पत्ते को भी चूसती है, उसके साथ साथ बाली पे भी अटैक करती है। बाली के अंदर पूरा दाना का रस चूस लेती है, दाना बिल्कुल बाली खोखला हो जाता है। तो माइट का अटैक भी दिन पे दिन बढ़ जा रहा है, बहुत अटैक आ रहा है। तो माइट के लिए भी श्री नेचर ग्रीन कंपनी के पास में माइट आउट के नाम से एक दवाई आती है, एक इथिसा के नाम से दवाई आती है। इथिसा में एथियान साइपर है और माइट आउट में एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देता है माइट को कंट्रोल करने के लिए। पिछले 3 साल से ये दवाई हम जो ना छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं और किसान भाई इस दवाई का प्रयोग करके 100% रिजल्ट ले रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं अब चलिए श्री नेचर ग्रीन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते करते किसान ने अपनी पूरी फसल बचा ली है,
ठीक है, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन अब पैदावार की बात की जाए, भाई पैदावार भी तो चाहिए। अब बीमारियों से बचाते रहेगा तो कहीं ना कहीं पेड़ में कहीं ना कहीं कमजोरी आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है, तो अब उसको मजबूती देने के लिए, उसका कंसा ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा फसल ले सके, उसके लिए क्या हमारे पास उत्पाद है? एक्चुअली क्या होता है अमनी की, ये जो आपने बात कही, इस बात को हम थोड़ा सा पहले डालना चाहेंगे। किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जब अपने खेत की तैयारी करते हैं, है ना, उस समय हम जो अभी हमने इसरो की जायम की बात जो भी बात करी है हमने अभी, सॉइल किंग की, धान गोल्ड की, हम उस समय ये दवाई डालते हैं खेत में। अच्छा। खाद के साथ मिला के डालते हैं, गोबर की खाद के साथ में या रेती के साथ मिला के हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि पौधे में दो तरीके से भोजन दिया जाता है, एक जड़ों के माध्यम से, एक पत्तों के माध्यम से। अच्छा। तो जड़ों के माध्यम से तो मैंने पहले क्या है, जो उर्वरक प्रयोग करे हैं किसान भाइयों ने, उनके साथ मिला के हम दे देते हैं, तो पूरा एक संपूर्ण भोजन बन जाता है। तो जड़ों के माध्यम से उनको भोजन मिलता है, पौधा हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है ना, अच्छा पौधा हो गया। अब लेकिन पौधा तो अच्छा हो गया, बाद में पता चला कि ये शत्रु लोग अटैक कर दिए हैं, बीमारियां आ गई, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया, तो पौधा कहीं ना कहीं से कमजोर होता ही है। कमजोर हो गया। तो हम उसके लिए, हम उसी समय पे जब हमको लग रहा है कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, बीमारियां है, उसके समय हमारे पास में पौधे को बूस्ट करने के लिए, पौधे को ताकत देने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए हमारे पास कई प्रकार की पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको। अच्छा। तो पीजीआर का प्रयोग करते हैं। हमारे पास में बीटा प्लस एक बहुत ही मल्टी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बीटा प्लस। हम बीटा प्लस का रिकमेंडेशन किसानों को करते हैं, पिछले 3 साल से हमारे किसान प्रयोग कर रहे हैं। बीटा प्लस के साथ साथ हमारे पास में क्या नाम है, सुपर गोल्ड के नाम से भी एक दवाई आती है, वो भी पौधों में ना ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हरा भरा करने के लिए है। उसके साथ साथ हमारे पास कई ऐसे प्रकार के जो है ना प्रोडक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट हैं, जो किसानों की फसल को मजबूत फोलियज बढ़ाने के लिए, हरा भरा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि कंसा ज़्यादा बने और बालियाँ, कंसा ज़्यादा बनेंगे तो ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जब ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बालियाँ ज़्यादा बनेंगी। तो जब बालियाँ ज़्यादा बनेंगी तो अगर सब कुछ मेंटेन रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो उत्पादन किसान का अच्छा आएगा ही आएगा। तो किसानों को इस चीज़ को समझना है कि शुरू से अपनी फसल को ऑब्जर्व करते रहना है, अपने खेत पे जाते रहना है और फसल को देखते रहना है कि हमारी फसल में ये जो है ना, अब इस चीज़ का स्टेज आ गया, अब ये रिक्वायरमेंट है, अब ये रिक्वायरमेंट है, मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है, उस समय भी ध्यान देता रहना चाहिए कि भाई अब उमस ज़्यादा आ रही है, तो हमारे खेत में कहीं तना छेदक का अटैक तो नहीं आ रहा है, या माहू का अटैक तो नहीं आ रहा है, या माइट का अटैक तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना किसानों को अपने खेत पे समय समय पे जाके विजिट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि किसान भाई अगर इन सब चीज़ों को प्रिवेंशन यूज करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है, आप जानते हो, है ना। तो अगर किसान हमारे फसल को समय, जब जान रहे हैं कि मौसम खराब हो रहा है, उमस बढ़ने वाली है, या ये बीमारी के लिए फेवरेबल कंडीशन बन रही है, तो हमारे किसान भाई उस चीज़ को पहले से प्रयोग कर लें, दवाइयाँ पहले से डाल दें खेत में, दवा कीड़े मकोड़ों के लिए, बीमारियों के लिए, तो डेफिनेटली बीमारी का अटैक नहीं आएगा। निश्चित रूप से बीमारी का अटैक जब नहीं आएगा तो फसल हमेशा सुरक्षित रहेगी। जब फसल सुरक्षित रहेगी तो उसका उत्पादन उसको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ है। जी नीरज जी, ये तमाम जो जानकारी आपने दी धान के उत्पादन से रिलेटेड और किसान भाई उसको इस्तेमाल करें, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके जो प्रतिनिधि है पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े या छोटे किसानों की मदद के लिए उनके फील्ड तक जा सकते हैं? क्या आपकी ऐसी सुविधा है? हम जो जा सकते नहीं है, ये हमारा पार्ट ही है। हमारे पास दो तरीके की टीम में, हम जो ना, दो तरीके की टीम है हमारी, एक सेल्स की टीम, एक डेवलपमेंट की टीम। सेल्स की टीम जो है ना वो डीलर रिटेलर नेटवर्क पे सेल्स का काम करती है। डेवलपमेंट की टीम टोटल जो है ना किसानों के लिए ही है, तो किसानों के फील्ड पे ही काम करती है, उनके साथ अपने जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका डेमोस्ट्रेशन उनके फील्ड पे करती है, उनको अपनी दवाई की क्वालिटी दिखाती है, फार्मर मीटिंग करती है, ग्रुप मीटिंग करते हैं, कंपेनिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, पूरा डेवलपमेंट का जो भी काम होता है कंपनी पूरा कर रही है। हर जगह ब्रांडिंग करती है, बैनर पोस्टर लगाती है, ग्रुप मीटिंग, स्पॉट मीटिंग, फार्मर मेगा फार्मर मीटिंग, बैन कंपेनिंग, डेमोस्ट्रेशन, फील्ड पे जाके दवाई लगाई, दवाई लगाने के बाद उसके रिजल्ट दिखाने के लिए पूरे गांव को इकट्ठा करके हम गांव के साथ मीटिंग भी करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और सब उनको बताते हैं कि ये नई दवाई आई हुई है या ये दवाई ऐसी है, इसके रिजल्ट देखो, क्वालिटी देखो। उसमें हम किसानों के साथ साथ जो हमारे वहाँ के डीलर और रिटेलर होते हैं हम उनको भी फील्ड पे लेके जाते हैं, उनको सामने खड़ा करते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों तक, किसानों तक पहुँचते भी हैं। पूरी जानकारी, कंप्लीट पैकेज हम किसानों को देते हैं। अगर किसी भी किसान को दवाई प्रयोग करिए, कहीं रिजल्ट में दिक्कत है या कोई परेशानी आ रही, तो हमारे प्रतिनिधि को फोन करते हैं, हमारे प्रतिनिधि उनके फील्ड पे जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा प्रक्रिया चल ही रहा है कंटिन्यू, और ये हमेशा चलेगा। हम किसानों के फील्ड के जाने के लिए, किसानों के पास जाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हम पूरा उनका कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। कंपनी पूरा किसानों का हर मोड़ पे सहयोग करने की बात करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज पांडे जी, मैं आज के डेट में आधुनिकता, डिजिटल, ये सब चीज़ें बहुत कुछ आगे बढ़ रही है।
बड़े बड़े नौकरी पेशा लोग नौकरी छोड़ के आज किसानी पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना योगदान देना चाह रहे हैं। आपका अनुभव भी 1 दशक से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दी और आज पिछले 5-6 सालों से अपने स्वयं का एक यंग एंटरप्रेन्योर बन के आप मार्केट में आए। किसान भाइयों के लिए उम्दा किस्म की दवाइयाँ आपने लाई हैं। तो आप किसानी को अब आने वाले समय में किस मोड़ तक जाता देख रहे हैं कि आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है कि किसानी अब किस मोड़ पे आ चुकी है? ओम प्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया हुआ है जी। आज के युग में, आज के परिवेश में खेती केवल खेती नहीं रह गई है। किसान भाई हमारे जो है ना खेती को एज ए बिजनेस के रूप में भी ले रहे हैं जी, व्यापार के रूप में भी ले रहे हैं। आजकल आप हम देख रहे हैं कि बहुत युवा लोग जो है ना पढ़ के आ रहे हैं और उनका विदेशों से भी पढ़ के आ रहे हैं जी, और उनका इंटरेस्ट खेती में जा रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं कि खेती को अगर टेक्निकल वे में सही तरीके से किया जाए तो खेती आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है जी। और हमारे किसान भाई बहुत बड़े लेवल पे खेती कर भी रहे हैं। वो उनको एज ए व्यापार के रूप में कर रहे हैं, उनको 100% उनका एडवांटेज हो रहा है। तो मेरा जो आपने बोला कि आप किस तरीके से देखते हैं इसको, मेरा मानना यही है कि हम युवाओं को जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि वो पढ़ लिख के जरूर इस सेक्टर में आए। ये सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जाहिर सी जब तक जिंदगी रहेगी तब तक खेती होगी, इंसान खाएगा उगाएगा। जब तक इंसान रहेगा तब तक खेती करने में नहीं खाएगा क्या इंसान? बिल्कुल। और आज आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन खेती कम होती जा रही है। सरकार के दुनिया के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दुनिया की बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंफ्राटेक बन रहा है, दुनिया के जगह जमीनें कम हो रही हैं, जमीन काट काट के बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जमीनें दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। उसके बावजूद भी, और पॉपुलेशन देखो आप बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज के 20 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी? जमीन कहाँ थी? जमीन ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। तो डेफिनेटली कृषि में बहुत ऐसे युवाओं की जरूरत है कि जमीन कम होने के बावजूद उत्पादन को ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाएं और उसको पूर्ति करता है। हाँ, उसकी पूर्ति कर सके, क्योंकि दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है, हमारे को उत्पादन बढ़ाना है। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब हम सही तरीके से टेक्निकली वे में हम खेती करेंगे, हम बीमारियों का अटैक को रोकेंगे, बीमारियां नहीं आने देंगे, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं आने देंगे, समय पे खेती करेंगे और उनको उनके जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है उनको खान पान अच्छा देंगे, समय पर उसका प्रयोग करेंगे, तो डेफिनेटली उत्पादन अच्छा आएगा और जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका पेट भरेगा कम से कम। तो मेरा मानना ये है कि ये यूथ को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जरूर इस सेक्टर में वो अपना इंटरेस्ट जाहिर करें और वो जरूर इस सेक्टर में अपना योगदान दें और देश की इकोनॉमी में भी ध्यान दें, क्योंकि आज भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि को अगर यहाँ बेस्ट तरीके से करना है और अपने देश विदेश में भी एक्सपोर्ट करना है, भी बहुत उन्नत तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश जापान है या चाइना है, हमारे बड़े पड़ोसी देश ही हैं। उनके आज आप फिगर देखेंगे जाके फसल के, तो हमारे फिगर उनके फिगर बहुत ऊपर है। हम यहाँ पे अमूमन ही इंडिया में, भारत में, अपने देश में या छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी फसल मानते हैं। 30-35 कुंटल तक अगर 1 एकड़ का जाता है तो बहुत अच्छी फसल मानते हैं। यही फसल जापान में जैसे डबल है। अच्छा। वहाँ 60 कुंटल 65 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं 1 एकड़ में किसान धान का। समझने की कोशिश करिए आपकी अपने यहाँ युवाओं को आना कितना जरूरी है, कितना टेक्निकली फार्मिंग करना चाहिए। तो दूसरे देश वही उतनी 1 एकड़ जमीन में 60 कुंटल 65 कुंटल तक उत्पादन ले जा रहे हैं और हम भारत के देश में, अपने देश में हम कहाँ कमजोर हैं? हम वही दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, वही सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे कहाँ रह जा रहे हैं? ऐसे वहाँ रह जा रहे हैं कि हम समय पे उस चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव नहीं चल रहे हैं। जी जी जी। हमारे को सबसे बड़ा हमारे किसान भाई, अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसान भाई जो भी है ना, गांव देहात में किसान से जुड़े हुए लोग हैं। शहरी लोग किसानी खेती नहीं करते हैं, तो गांव देहात के लोग क्या है, पढ़ते लिखते कम है, वो टेक्निकल चीज़ों से अवेयर कम रहते हैं। उनको बस पता है कि शेड्यूल ऐसे खेती करना है, ये कर लिया, वो कर लिया और खेती कर लिया। लेकिन आजकल वो उस तरीके से नहीं करना। आजकल खेती को बड़ी टेक्निकल वे में करना है, बहुत ही मतलब सोच समझ के करना है, सिस्टमैटिक तरीके से करना है। अगर आप स्टेज बाय स्टेज सब काम करेंगे और समय पे हर चीज़ प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी खेती वही लेवल पहुंचेगी जो आपके पड़ोसी देश ले जा रहे हैं। जो उत्पादन वो लोग ले रहे हैं वो उत्पादन अपन लोग भी लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था। मैं किसान भाइयों को यही उद्देश्य बताना चाह रहा था कि किस खेती को टेक्निकली समय से रहित करें, सोच समझ के करें कि खेती को समय समय पे जिस चीज की जरूरत है वो प्रिवेंटिव करें आप लोग हर चीज। तो इलाज ना ढूंढे उसका समय ना उसको समय
उसको समय का इंतजार न करें, बस, बीमारी आए हम तब दवाई डालेंगे, जी, जी, इंसेक्ट जी। आए तब दवाई डालेंगे। समय से पहले, बीमारी आने से पहले अगर हम दवाई का खेत में प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे खेत में बीमारियों का अटैक बहुत कम आएगा, जी। और नहीं भी आएगा, और आएगा भी तो बहुत ही नॉमिनल से आएगा, उससे अपना नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि चैनल का INN24 का मैं साहू जी बहुत ही स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा सा समय निकालते हैं अपने किसानों को जागरूक किसान करने के भाइयों लिए। के लिए करना है, आप भी अपना समय दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, तो किसान हमारे भाइयों को करना ये ही आपकी करना है। सोच अच्छी है कि आप जो है किसानों को समय समय पे उनको जागरूक करते रहते हैं, उनको उनके लिए आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से किसान भी आपके लिए कहीं ना कहीं से आपके दिल में जगह रखेंगे वो। जी, जी। और आपका जो स्टेप है, जो आपके प्रोग्राम है, इनमें आप हमको इन्वाइट करते हैं, तो मैं बहुत ही तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे चैनल के जो भी श्रोतागण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे देश विदेश प्रदेश के जो भी किसान भाई हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, और श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती है, और किसान भाइयों को कोट कोट नमन। तो नीरज पांडे जी, आज की ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, और श्री नेचर ग्रीन परिवार से वो जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और आपके प्रोडक्ट्स पे उनका विश्वास और बढ़े, यही हमारी शुभकामना है आपके साथ। अब आज के इस कार्यक्रम को मैं ओमप्रकाश साहू अब समाप्त करता हूं, और हमारे बीच थे नीरज पांडे जी, जो कि श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाली बातों को हमारे बीच रखा, जिससे कि नए जनरेशन के किसान, जिनके पीछे कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है ना, वो लोग भी बहुत सामान्य तरीके से आज इसको समझ सकें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और दवाइयों के बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी, जिनका उपयोग करके किसान अपना एक एक बीज सुरक्षित रख सकता है, शुरू से लेकर आखिरी तक। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है 2500 रुपये प्रति क्विंटल, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आज के इस बिजी शेड्यूल में आपका मेन अभी काम है बहुत ज़्यादा। और किसान भाइयों को और मेरे सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा, और मिलते हैं बहुत जल्द, क्योंकि धान की फसल है, 3 महीने अभी आनी है, और भी कुछ तकलीफ़ें रहेंगी, और भी कुछ परेशानियां रहेंगी जो फील्ड से आएंगी, उनके बारे में हम नीरज पांडे जी से आगे और चर्चा करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।